शिवा सरदार की जय। मध्य प्रदेश का एक जीवन से मध्य प्रदेश का एक जीवन से। सबसे पहले तो महाराणा प्रताप के चरणों में वंदन। जितने भी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं सभी को चरण स्पर्श। हम उम्र भाइयों को जय माता दी, जय मां करनी। यहाँ संगठन के लिए नहीं आए हम, न ही संगठन का विस्तार करने आए हैं, न ही संगठन में किसी को जोड़ने आए हैं। हमारा करणी सेना परिवार है। इस परिवार की जो लड़ाई है वो पूरे हिंदू समाज की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की। आपने अभी हमसे एक सवाल करा कि अखंड भारत के लिए भी सोचना चाहिए। इसके लिए कमान राजपूतों को देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में क्षत्रिय कभी अन्याय नहीं करता है, ना पहले करा है। फिल्मों के माध्यम से या राजनेताओं के माध्यम से राजपूत समाज को, क्षत्रिय समाज को हमेशा बदनाम किया गया। षड्यंत्र पूर्वक तरीके से छल करके भ्रामक चीजें फैलाई गई, झूठ फैलाया गया कि इनने अत्याचार करा। आपको ध्यान होगा 800 साल मुगल से लड़ते रहे क्षत्रिय और 200 साल अंग्रेजों से। और इससे पहले आप जाएंगे तो 1000 साल पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था भारत देश। सारे लोग राम राज्य की बात करते हैं, वो राम राज्य क्षत्रियों के राज में था। किसी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं थी। जब से मुगल आए तो मुगलों से लड़ने में हमने हमारे बच्चे, परिवार के सारे लोगों को इसी युद्ध में झोंक दिया। आखिरी तक मुगलों से लड़े पर उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करी। लड़ते रहे। तो उनसे लड़ने में, उसके बाद अंग्रेजों से लड़ने में ही हमारा जीवन पूरा खत्म हो गया। हमारे परिवार पूरे के पूरे खत्म हो गए। कई राज परिवार ऐसे हैं जिनके वंश नहीं रहे। कई जोहर हुए जिनमें गर्भवती महिलाओं को छोड़ के सारी जो महिलाएं होती थी वो जोहर करती थी पूरे राज्य की। उनको महारानियों का दर्जा दिया जाता था। आपने बहुत सारे जोहर के बारे में भी सुना होगा। तो वो खाली मान, स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई थी जो क्षत्रियों ने हमेशा 36 कौम के लिए लड़ी। और आज भी वही चीज हो रही है, आज भी हम वही चीज कर रहे हैं। आज लड़ाई का तरीका बदल गया है। आज हम हथियार उठा के नहीं जा सकते। हथियार उठा के लड़ाई लड़नी होती तो वो मंजर अलग होता, ऐसे सभाएं नहीं होती ना। हम वहां भोपाल के जम्बूरी मैदान में जा रहे होते, हम हमारी फौज बनाते, सेना बनाते और वापस लड़ते। पर आज वो लड़ाई हम चालू करने जाएंगे तो हमें आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा और जेलों में डाल दिया जाएगा। आज आपके हक अधिकारों के लिए आपको सिर झुका के ही लड़ना है, सिर उठा के नहीं लड़ सकते हैं। ये गुलामी का पहला चिन्ह है जो आपको बताएगा कि आप गुलाम हो। आप जब अंग्रेज सरकार के टाइम एक पुलिसकर्मी को मार दिया जाता था तो 353, 302 लगती थी। आज भी वही लगती। कोई कानून में बदलाव नहीं है। आपको, हमको बेवकूफ बनाया गया। आजादी उन लोगों से लेके पावरफुल राजनेताओं के हाथ में दे दी गई और उसको दे दिया नाम लोकतंत्र। राजतंत्र इस लोकतंत्र से काफी अच्छा था। न्याय व्यवस्था तुरंत थी, हाथों हाथ न्याय होता था, वेट नहीं करना पड़ता था। आज एक मर्डर होता है, 20 साल में फैसला आता है। इतना समय क्षत्रियों ने नहीं दिया किसी को कि 20 साल तक उसका केस चला हो, कोर्ट लगी हो। हाथों हाथ न्याय हुए। किसी महिला के साथ अत्याचार हुआ है, बलात्कार हुआ, तो भी उसको हाथों हाथ सजा दी जाती थी। आज ये भी पता नहीं कि हुआ है कि नहीं हुआ है। आज प्रोत्साहन राशि दी जा रही है बलात्कार लगाने के लिए ST/SC वर्ग को। आप 323 का मुकदमा दर्ज कराओ, 70,000 रुपए मिलते हैं। 354 लगभग 2.5 लाख मिलते हैं। यदि ST/SC के साथ बलात्कार है तो 8.5 लाख है। और एक सामान्य पिछड़ा वर्ग की महिला के साथ या बेटी के साथ बलात्कार है तो उसको कुछ नहीं दिया जाएगा। उससे पूछा जाएगा कि बलात्कार हुआ है कि नहीं हुआ है। मतलब बेटियों में उन्होंने भेदभाव कर दिया है। सरकारों ने करा, हमने नहीं करा। आज भाजपा की सरकार आई, भाजपा से बहुत आती राजपूतों को। 90% राजपूतों ने हमेशा भाजपा को वोट करा। इस पार्टी के जनक सामान्य और पिछड़ा वर्गीय इसके लिए लड़े, इसके लिए मरे। और दिया क्या? एक्ट में नया कानून बना दिया, एक्ट में और सुधार कर दिया इनमें कि जांच की व्यवस्था ही खत्म। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच होनी चाहिए तो यहाँ के नेताओं का नहीं, जांच की आवश्यकता नहीं, हम नहीं करेंगे इसमें जांच। क्यों नहीं करेंगे भैया जांच? यदि किसी ने गुनाह करा है तो सजा दो, फांसी चढ़ाओ। यदि करा ही नहीं है तो फिर क्यों? कितने ही बच्चे जो पढ़ने में अच्छे थे उनके पारिवारिक
या कोई विवाद होंगे, उनमें वो वैसे नहीं उलझा सकते थे जैसे उनको उलझाना था। तो उन्होंने ST/SC एक्ट का सहारा लिया, 2 लोगों को खड़ा करा और उन पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर मुकदमा करवा दिया। और वो आज क्या कर रहे हैं, या तो अपराधी बन गए या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो उसको पुलिस नहीं पकड़ सकती। बहुत सारे ऐसे लोग निकल के आए हैं जो एट्रोसिटी एक्ट के मारे हैं, जिनको एग्जाम देने से ही बाहर कर दिया कि आपका चरित्र खराब है, आप एग्जाम नहीं दे सकते। तो ये व्यवस्थाएं हमने नहीं करी। कांग्रेस सरकार में एट्रोसिटी एक्ट आया था, उस टाइम से लगाकर अभी तक क्षत्रियों ने विरोध करा। फिर जिस पार्टी पे भरोसा था उस पार्टी ने फिर से छल किया। जो पहले वाली पार्टी छल करती आ रही थी, आप भी इनने करा। हमारे बलिदानों को गिना ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया। बताया जाता है क्षत्रिय दारू पीते थे, कब पिया? महाराणा प्रताप दारू पीते थे, दूसरे कौन से राजा दारू पीते? किसका बताया? किसी ने नहीं देखा। बेचारे युद्ध लड़ने में फ्री कब हुए? लड़ने से जब फ्री होते, इन आक्रांतक मतलब जो भी विदेशी आक्रांता थे उनसे लड़ने से फ्री होते तो हम कुछ करते। हमें बताया गया कि हम राजाओं को नृत्य देखने का शौक था, ऐसी कोई व्यवस्था थी ही नहीं। ये व्यवस्था सब मन गढ़ंत है, क्षत्रियों पर थोपी गई ताकि आज भी उसी में मर जी के मरे, अपने पूर्वजों को कोसे। हमारे पूर्वजों ने अच्छे काम करे, बुरे कुछ करे ही नहीं। भगवान राम हमारे कुल में पैदा हुए, भगवान कृष्ण हमारे कुल में पैदा हुए, उससे लगा के आज दिन तक किसी क्षत्रिय ने अन्याय नहीं करा किसी के ऊपर। पर हमें बार बार अत्याचारी अन्याय बोल 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 के इतना भर दिया लोगों के दिमाग में कि आज छोटी सी भी कोई चीज होती है तो बोल देते दबंग राजपूत। लड़ाई हमने लड़ी लोगों के लिए। आज भी ये जो लड़ाई है 36 कौम की लड़ाई है, हर एक उस वर्ग की बात है। आज मध्य प्रदेश में 99% लोग किसान नहीं, 99%। 1% लोग होंगे जो उनके पास खेती बाड़ी नहीं होगी, उन किसानों की लड़ाई है। आदमी जब स्कूल में एडमिशन होता है बच्चे का, तब से वो छात्र हो जाता है। उस हर एक छात्र की लड़ाई है कि शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरनी चाहिए। आज 80,000 रुपए लेके एक स्कूल में एक सरकारी टीचर पढ़ा रहा है और उस सरकारी स्कूल में 6 बच्चे हैं और 8 टीचर है। और वही जो प्राइवेट स्कूल अच्छे हैं उनमें 15,000 में अच्छी शिक्षा मिल रही है। अच्छी शिक्षा, 15,000 रुपए प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ा रहा है वो 15,000 में अच्छी शिक्षा दे रहा है आपको। उसकी तनख्वाह 15,000 है और सरकारी स्कूल वाले की 80,000 है। उसके स्कूल में 200, 500, 1000 बच्चे हैं और सरकारी स्कूल में 6 बच्चे, 8 बच्चे, 10 बच्चे। तो क्या सरकार को यह व्यवस्था नहीं सुधारनी चाहिए कि वो एक टीम बनाए हर जिले की और वो टीम स्कूलों में जाके देखे कि स्कूल में बच्चे कितने हैं और वहां के टीचरों का इंटरव्यू ले कि आप मैथ्स पढ़ाते हो तो मैथ्स का इंटरव्यू होगा आपका कि आपको वास्तविकता में इसका नॉलेज है, ज्ञान है कि नहीं है। आप इंग्लिश पढ़ाते हो तो उसका आपका इंटरव्यू होगा और वो लाइव होना चाहिए। ऐसे ऐसे टीचर आ चुके हैं जिनको पढ़ाना ही नहीं आता, तो मैं मेरे बच्चे को सरकारी स्कूल में क्यों भेजूंगा? मेरे को बाहर भेजना पड़ेगा, मेरे ऊपर उसका अतिरिक्त खर्च आता है। यदि व्यक्ति 10,000 रुपए महीने के कमाता है तो 6,000 रुपए बच्चे की स्कूली फीस में चले जाते हैं महीने के। उसको लाना, ले जाना, छोड़ना, और उसका पहला कर्तव्य है कि उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा दी जाए। एक बाप 10,000 कमा रहा तो भी 6,000 खर्च करता है अपने बेटे के लिए, और सरकारों ने 80,000 रुपए देके मास्टर रख रखे, पर उन स्कूलों में 6 बच्चे, 7 बच्चे, 8 बच्चे ही मिलेंगे आपको। तो यदि स्कूलों की व्यवस्था गांव में ही सुधर जाए तो एक आम व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति जो 8,000, 10,000 कमाता है वो वहीं पढ़ाएगा। भले मैं भी हुआ, मैं मेरे बच्चे को जावरा भेजता हूं पढ़ने तो मैं 30 किलोमीटर डेली की रिस्क लेके भेजता हूं। डेली वो गाड़ी से जाता है, गाड़ी से आता है। बहुत सारे बच्चे बसों में जा रहे हैं, बसों में आ रहे हैं, और कितनी घटनाएं, दुर्घटनाएं सुनते हैं, अपन देखते हैं। तो इसका जिम्मेदार सरकार है, हम नहीं। हमने उनको वोट दिया, हम टैक्स भी दे रहे हैं, पर उस पैसे को बांटा जा रहा है भीख समझ के। हमारे हक अधिकारों के लिए नहीं लगाया जा रहा। 80,000 रुपए की आपने तनख्वाह रखी है तो उनको पढ़ाना भी तो आना चाहिए बच्चों को। आप यदि स्कूलों की व्यवस्था सुधारोगे, आंगनवाड़ियों की सुविधा, मतलब जो सुविधाएं हैं वो अच्छी करोगे, प्ले स्कूल बना दो आंगनवाड़ियों को। आज हम बच्चे को LKG UKG के लिए भी तो पढ़ा रहे हैं, प्ले स्कूल में भी तो डाल रहे हैं। हर गांव में आंगनवाड़ी है, हर गांव में आप पैसा भी खर्च कर रहे हो। उसी पैसे में जो प्ले स्कूल में जो टीचर आते हैं वो आपके वहां भी काम करेंगे, यदि आप योग्यता के आधार पे उनका सिलेक्शन करोगे, न कि आरक्षण के आधार पर। तो शिक्षा और स्वास्थ्य में आरक्षण व्यवस्था पूर्ण रूप से खत्म होगी, तभी देश का विकास होगा, तभी देश प्रगति करेगा। आज एक डॉक्टर
जिसको ऑपरेशन करना नहीं आता है, उसी के बेटे को भी बोलेंगे तेरे पिताजी से ऑपरेशन करा ले, वो नहीं कराएगा। वो अच्छा डॉक्टर ढूंढेगा जो होगा। आप मैं हूं, अपन जाएंगे हॉस्पिटल देखेंगे तो सरकारी अस्पताल में मालूम है इससे तो नहीं होगा, इसको इंजेक्शन लगाना भी नहीं आता, पर डॉक्टर है वो, अच्छा डॉक्टर होगा उसी के पास जाएंगे। तो जब प्रधानमंत्री जी खुद रिस्क नहीं ले सकते, जब मुख्यमंत्री जी खुद रिस्क नहीं ले सकते और विदेशों में जाके इलाज करवा रहे हैं, तो हमारे देश में भी तो हमारे देश के डॉक्टर विदेशों में जाके डॉक्टरी कर रहे हैं, पर हमारे देश में नहीं कर रहे, क्योंकि वो टाल दिए गए थे। जिनको टाल दिया गया वो अच्छे थे तो विदेशों ने उठा ली। आज विदेशों में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक इंडिया के हैं, क्योंकि उनकी यहाँ कदर नहीं की गई, और जिसकी कदर नहीं होती है ना, वो कोई ना कोई अच्छा इतिहास रचता है। और हमारे बहुत सारे वैज्ञानिक विदेशों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपको हमको सबको समझना पड़ेगा कि ये जो लड़ाई है ये एक जाति वर्ग विशेष की नहीं है, क्षत्रिय है, लड़ना हमारा धर्म है, हम सबसे आगे की पंक्ति में लड़ेंगे। पर आप लोगों का भी ये फर्ज बनता है कि जब हम आगे लड़ें, जब हम घायल हो जाएं, तो कम से कम पीछे से खंदा लगा के हमें वापस खड़ा करें, हमें वापस उठाए और हमें मजबूती प्रदान करें। तो आप सब लोगों से निवेदन है, आज सुबह से 7 बजे से निकले हूँ, वापस कल फिर हमको कार्यक्रम में पहुंचना है। अभी 2-3 घंटे का समय फिर लगेगा जाने में। आज भी 2 तहसील स्तरीय कार्यक्रम थे, आज एक और कौन सा गांव था, सिरोंज में करके आए, फिर यहाँ करके वापस निकल रहे हैं। पर आप सब लोगों से निवेदन है, आप यहाँ पधारे हैं, आप एक व्यक्ति 10-10 गांव का टारगेट लें और उन 10-10 गांव में जाके जागरूकता फैलाएं। हमारा जो अभियान है भीड़ इकट्ठी करना नहीं है जिलों में, नहीं, हमारा यह मकसद है कि हम कहीं जाएं, हम भीड़ इकट्ठी करें और हमारा नाम करा के आ जाए। हमारा मकसद ये है कि हम जिन मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, ये 21 सूत्र जो मांगे हैं, इनको आप कम से कम गांव-गांव जाके आप पधारे हैं। इतने लोग 10 गांव एक व्यक्ति पकड़ेगा तो ही पूरे जिले के सारे गांव हो जाएंगे। पर यदि आप उनमें जाके जागरूकता फैलाएंगे, जो अपने मुद्दे हैं समझाएंगे हर जाति वर्ग को, तो जो जातिगत लड़ाइयां है वो बंद होगी। हमारा मकसद ये नहीं किसी को घोड़ी से उतार के उसकी शादी नहीं करने देना, ये हमारा मकसद नहीं है। भले वो घोड़ी लाए, हाथी लाए, भले उससे भी बड़ी कोई चीज आती है उससे निकाले, हमें उनसे कोई समस्या नहीं। हम पहले भी उनको अपना भाई मानते थे। महाराणा प्रताप का भी आदिवासी समाज ने बहुत साथ दिया है, बहुत सारे दूसरी जातियों के लोगों के एहसान है हमारे ऊपर, गुजर समाज हो, कोई सा भी समाज हो, जब जब हम युद्ध में लड़े हैं हर वर्ग ने हमारा साथ दिया है। ये भी एक युद्ध है, हम इसमें चाहते हैं कि हर जाति वर्ग, हर धर्म का व्यक्ति हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़े। लोग बोलते हैं मुस्लिम वर्ग को मत बुलाना, मुस्लिम वर्ग को मत बुलाना, हम महाराणा प्रताप को मानते हैं। महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम का सूरी थे, और जितने भी हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश में हकीम का सूरी की विचारधारा के लोग हैं, सब आमंत्रित है, सब हमारे साथ लड़े। उनने भी भगवा ध्वज पकड़ के लड़ाई लड़ी थी। आप भी चाहे तो हमारे साथ इस भगवा ध्वज के साथ आ सकते हैं। ये न्याय और अन्याय के बीच का आपको फर्क देखना है कि जो अन्याय कर रहे हैं उनके साथ रहोगे, जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं आप उनके साथ रहोगे। तो हम सबको निमंत्रण देने आए हैं, सभी वर्ग विशेष के लोग शामिल हो इसमें। पर हकीम का सूरी की विचारधारा, देश विरोधी विचारधारा के लोगों से हमने पहले भी कभी समझौते नहीं करे हैं, या उनको नहीं बुलाया है और आगे भी नहीं बुलाएंगे। पर जो देश की बात करेगा वो हमारे साथ चले। और सबसे बड़ी चीज आपको एक और, वहां जाए अपन, शांतिपूर्ण से बैठक रहेगी, शांतिपूर्ण रूप से रैली रहेगी, वो जन आंदोलन है। ये देश हमारा है, हमारे पूर्वजों ने इसको बनाया है। आज जो नई बिल्डिंगें बन रही है, 20-20 साल, 25-25 सालों की इनकी मयादें हैं, 1000-1000, 2-2000 सालों से हमारे किले और जो मार्केट हमने बनाए थे वो अभी तक सुरक्षित है। तो आप सबसे निवेदन है, ये देश हमारा है, हमारे पूर्वजों ने बनाया है, सरकार खाली डेवलपमेंट कर रही है, इसको एक रत्ती भर भी खरोच नहीं आनी चाहिए। हम उपद्रव करने नहीं जा रहे हैं, हमारा मकसद सरकार की कानों तक आवाज पहुंचाना है कि इन चीजों से हम नाराज हैं आपसे, आप इनमें सुधार करो। आप सुधार करोगे तो सरकार में आओगे, नहीं करोगे तो हम इससे आपको बेदखल कर देंगे। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा आप जागरूकता फैलाएं अपने लोगों में, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में 8 जनवरी जन आंदोलन भोपाल में सम्मिलित हो। तो करनी सेना परिवार और समस्त राजपूत संगठन और सर्व समाज के बैनर तले होगा। जिन लोगों को हमने पहले ही बोला था कि उनको नहीं बुलाएंगे, उनको आज भी बोल रहे हैं। बहुत सारे लोगों के भाइयों के फोन आए, उनको बुलाना है कि नहीं बुलाना है, आएंगे, वो आएंगे तो हम नहीं आएंगे। आप सब लोग समझ चुके होंगे, जब हमको जरूरत थी सहयोग की तब सब संगठनों ने हमको सहयोग करा, पर कुछ एक हमारे ही लोगों ने हमको सहयोग नहीं करा। हम उनको नहीं बुला रहे हैं कार्यक्रम में, किसी भी प्रकार से
किसी भी कार्यक्रम में वो हमारे साथ नहीं रहेंगे। यदि वो गद्दार है तो गद्दार ही रहेंगे। जय माता दी, जय माता दी। मध्य प्रदेश का एक जीवन से हमारे छोटे भाई गोपाल बनावी